इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गरीबी और बदहाली के बीच अब पाकिस्तान में सरेआम लूट होने लगी है। रावलपिंडी में 30 लाख पाकिस्तानी रुपए की मुर्गियों की लूट हुई है। रावलपिंडी के एक पोल्ट्री फार्म में 12 लोगों ने हथियारों के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। रावलपिंडी, जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोल्ट्री फार्म ही लूट लिया गया। महंगा आटा और चिकन के बीच यहां फार्म के लूटने की खबर से हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में हथियारों से लैस 12 लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म में लूटपाट की। यहाँ पर 5000 मुर्गियों को लूट कर ले जाया गया और कर्मियों को बंधक बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन मुर्गियों की कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए है। फार्म के मालिक ने FIR दर्ज कराई है। उसमें 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी में है। विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में है और देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में आने वाले दिन कैसे होंगे, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में कंगाली के बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कमी अब हो चुकी है। इस साल देश में कुल गेहूं 284 लाख मीट्रिक टन है और जिसमें गेहूं का उत्पादन 263 लाख मीट्रिक टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 20 लाख मीट्रिक टन था। लेकिन पाकिस्तान की खपत 307 लाख मीट्रिक टन है और इसी की वजह से पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन की कमी इस वक्त हो रही है। यहाँ पर लोगों को आटा और गेहूं मिल नहीं पा रहा है। घंटों घंटों लोग लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि जहां पर गेहूं को स्टोर किया गया है वहां पर सैनिकों की भी तैनाती की गई है। पाकिस्तान में अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर जा पहुंची है। वहां भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। इस बीच पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी एक बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान से कहा कि वो कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करें। कंगाली में पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE की दो टूक। सऊदी अरब और UAE ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती बंद की। सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए। अगर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा तो उसे भविष्य में कर्ज मिलने में बड़ी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान के करीबी मित्र देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करने की सलाह दी है। यही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हो हल्ला कर रहा है, उस पर भी सऊदी अरब और UAE ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने के लिए कहा है। UAE तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश भी करने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान अब तक कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC में अक्सर हो हल्ला मचाता रहा है। सऊदी अरब OIC का सबसे प्रभावी देश है और उसका नेतृत्व करता है। OIC सऊदी अरब के इशारे पर चलता है। अब सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि OIC कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान अब तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। सऊदी अरब और UAE ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति का रास्ता अपनाए। वहीं जब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो UAE और सऊदी दोनों ने साफ कह दिया कि हम अब कश्मीर पर सार्वजनिक रूप से आपका साथ नहीं दे सकते हैं। UAE और सऊदी अरब ने कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। हालांकि अब सऊदी अरब और UAE के दो टूक संदेश से पाकिस्तान के सामने अब ये स्थिति है कि वो या तो अर्थव्यवस्था को बचाए या फिर कश्मीर का राग अलापता रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से मिल रही है, जहां भीषण ठंड की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पारा कई शहरों में -28 डिग्री तक जा पहुंचा है और जिसकी वजह से लोग तेजी से ठंड की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक वहां हाड़ कपा देने वाली ठंड से 166 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि बिजली और दूसरी सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में तो पारा -28 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जो जनवरी में 0 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था। लेकिन अब जब कड़ाके की ठंड से निपटने का इंतजाम नहीं है तो लोग उसकी चपेट में हैं। सर्द मौसम और गिरते पारे की वजह से वहां मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते वहां लगभग 84 लोगों की ठंड की चपेट में आने से मौत हुई थी।
और वहां के लोगों का आरोप है कि तालिबान सरकार से उन्हें मदद नहीं मिल रही, यानी कि वहां लोगों को कड़ाके की ठंड में उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है, जिसकी कीमत वो अपनी जान गंवाकर चुका रहे हैं। तालिबान सरकार बनने के बाद से ही अफगानिस्तान के लोग अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अफगानिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रोटी का इंतजाम करना तो ठीक है, पर अब जब सर्दी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ी और कोयला खरीद कर ठंड से बच सके। लेकिन भीषण ठंड की मार केवल वहां के लोग ही नहीं झेल रहे हैं, बल्कि पालतू जानवरों का भी इस वक्त वहां बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब तक वहां हजारों मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। यानी अफगानिस्तान बुरी तरह से शीतलहर के कहर से जूझ रहा है। असल में तालिबान की सरकार बनने के बाद से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई देशों के अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ रही है। तालिबान के आने के बाद लाखों लोग भूखमरी की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चलाए जा रहे इस सहायता अभियान पर भी तालिबान अड़ंगा लगाता आया है। यही वजह है कि लोगों तक बाहर से भी वो मदद नहीं मिल पा रही है जो उन्हें भूखमरी और भीषण ठंड से बचा पाए। वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ईरान में आधी रात को बड़े धमाके हुए हैं। खबर के मुताबिक ईरान में 2 जगहों पर ड्रोन से बड़े धमाके हुए। ईरान के इस्फहान शहर में ये विस्फोट वहां के गोला बारूद सेंटर की फैक्ट्री में हुआ है। ईरान में धमाके के बीच तेहरान में सैन्य विमान भी मंडराने लगे और ड्रोन हमले को विफल कर दिया गया। इस हमले में किसी की जान नहीं गई है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच अब वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दी। पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में खाने पीने की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जब बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के दौरे पर जा रहे हैं तो वहाँ की जनता को उम्मीद जगी है कि शायद रूस से पाकिस्तान को कुछ मदद मिल सके, खासकर तेल के मुद्दे पर, क्योंकि खाने पीने की चीजें तो महंगी हुई ही हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और अब ऐसे में अगर रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पाकिस्तान कुछ खास राहत पाने में कामयाब होता है तो ये उसके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान तेल और गैस के मुद्दे पर रूस से मदद की गुहार लगा चुका है, जिसके बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तेल देने की संभावनाएं तलाशने के लिए पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर था, ताकि तेल उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इसके बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल ने कच्चे तेल के मुद्दे पर राहत देने की बात कही थी, लेकिन उसमें अभी मार्च तक का समय है। पर इसी बीच अब बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की कगार पर है और लगातार बढ़ती महंगाई से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात यहां पर पैदा हो चुके हैं। जनता इतना ज्यादा परेशान हो चली है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। पाकिस्तान की सरकार भले ही दावा करती है कि वो जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन जमीन पर जो हालात इस वक्त हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। महंगाई से परेशान पाकिस्तान के लोगों में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहां लोग सड़कों पर खुलेआम अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के लोग साफ बोल रहे हैं कि उनके घरों में खाने के लिए आटा तक नहीं है, जबकि सरकार महंगाई से निपटने का दिखावा कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसे अपनी आवाम की बहुत चिंता है। लेकिन भूख से तड़प रही पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार के वादे गिनाते ही जनता बुरी तरह भड़क रही है, क्योंकि जनता की थाली से रोटी तो पहले से ही गायब थी, अब रोटी के बाद दाल समेत दूसरे अनाजों की भी किल्लत होने लगी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो सब्सिडी वाला आटा लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन लाहौर में उनके इस दावे की भी पोल खोल कर रख दी। बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई शदीद है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं, उनको कोई पूछने कोई कुछ हमदर्दी नहीं है उनके साथ। बेवा औरतों का कोई हमदर्द नहीं है। मर्द तो कमा रहे हैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमा कर ला रहे हैं, लेकिन बेवा औरत क्या करे? अगर किसी प्राइवेट जगह जाती है कमाने के लिए तो वहाँ अब्यूज किया जाता है, उन्हें किया जाता है और पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है और काम दुगना चुगना लिया जाता है उनसे।
पाकिस्तान के अखबार डेली ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट से बलूचिस्तान की एक भयानक सच्चाई सबके सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग आस भरी नजरों से शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि शहबाज शरीफ के सामने परेशानियों का अंबार लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत पहले से ही है। पेट्रोल डीजल के अभाव में कई पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। पाकिस्तान पर मंदी और महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। जनता रोटी और पानी के लिए मोहताज है। रसोई गैस की किल्लत हो चुकी है। बिजली के बिल और टैक्स से जनता परेशान है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग देशों में पाकिस्तान के कई दूतावास कर्मचारियों को किराया न चुका पाने की वजह से घरों को भी खाली करने के लिए कह दिया गया। असल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से नीचे जा रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने विदेश में अपने दूतावास के कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया है। उधर एक बड़ी खबर ईरान से मिल रही है, जहां भूकंप की तेज झटकों ने जमकर तबाही मचाई है। जबरदस्त भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 440 लोग जख्मी हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 नापी गई है। यहां आया भूकंप इतना खतरनाक था, इतना जोरदार था कि कई सारे शहर हिल गए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। बताया गया कि पहले स्कूटी और कार की टक्कर हुई थी, जिसमें एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मदद करने पहुंचे लोगों को पीछे की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक रौंदता हुआ आगे चला गया। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। अपनों को खोने वालों में चीख पुकार मची थी। वहीं हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया था। जब अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसकी जद में आ गए। इस भीषण सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों को उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। और चलिए बात त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 लोगों के नाम शामिल है। बीजेपी की स्टार प्रचारक की लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट से कहा कि देश को तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे जाते हैं, कई तरह की बातें निकालकर लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लाखों कोशिशें हो जाए दरार नहीं पड़ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में हुई एनसीसी की रैली के दौरान दिया गया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट को संबोधित कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती।
1 फरवरी को आने वाले बजट से पहले आज मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। नए साल में मोदी सरकार के मंत्री परिषद की ये पहली बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र को लेकर सभी मंत्रियों को खास निर्देश दे सकते हैं। ये बजट मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बजट पेश होने के बाद सभी मंत्री इसके जन कल्याणकारी पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। और राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब बदल दिया गया है। इससे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे इस गार्डन की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। वहीं मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो चुकी है। जहां विपक्ष इसे इतिहास मिटाने की कोशिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। इस देश की अपनी संस्कृति है, सभ्याचार है और उसके अनुकूल भारत के लोगों की भावनाओं के अनुकूल ये नाम रखा गया है। मैं इसके लिए भारत की सरकार का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपके बुजुर्गों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया, उनका कत्लेआम किया हो, क्या आप उसकी फोटो से जाकर अपने घर में रखेंगे? और जब आपके घर में मेहमान पूछेंगे फोटो क्यों लगी है, तो क्या बताएंगे कि हम कायर हैं, हम अभी भी डरे हुए हैं, हमारे मन के अंदर खौफ है उनका, इसलिए हम उनकी आज भी पूजा करते हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। ये गार्डन 31 जनवरी को आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आइए इस गार्डन के इतिहास के बारे में भी आपको डिटेल से बताते हैं। आपको बताएं, सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 में मुगल गार्डन का डिजाइन तैयार किया था। इसके बाद गार्डन का डिजाइन ताजमहल और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित था और इसीलिए इसका नाम मुगल गार्डन उस वक्त रख दिया गया था। 1928 में ये मुगल गार्डन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ब्रिटिश राज में सिर्फ खास मेहमानों को ही इस गार्डन की सैर करवाई जाती थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। अमृत गार्डन में 138 तरह के गुलाबों के साथ 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप भी है। अब मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो चुका है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साध दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर किसी जमीन पर कब्जे की बात करता है तो ये जमीन चीन ने 1962 में कब्जाई थी और ये बात विपक्ष नहीं बताता। चीन सीमा विवाद पर एस जयशंकर की कांग्रेस को खरी खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर 1962 में कब्जा किया था और इस बात को कांग्रेस कभी बताती नहीं। अगर कुछ जमीन की बात करते तो ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता। क्या लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करता। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी थे। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। विदेश मंत्री पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया और विपक्ष पर निशाना साधा। और अब बड़ी खबर शिमला से है, जहां बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि किसी तरह की मारपीट की बात सामने यहां से नहीं आई है। छात्र संगठन एसएफआई ने पुलिस और सुरक्षा बल के बीच प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने स्क्रीनिंग रोक दी और जिसके बाद छात्रों और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई और जिसके बाद कैंपस में जमकर नारेबाजी हुई।
इधर गुरुग्राम के नाइट क्लब में ड्रग्स देने के आरोप में करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उद्योग विहार इलाके में एक पब में पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सूचना के आधार पर रात को रेड मारी थी और जहां से पुलिस ने काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जांच के लिए जो ब्लड सैंपल है वो भी अब भेज दिया गया है। देर रात ये पुलिस की ओर से छापेमारी की गई, सूचना मिली थी और जिसके बाद 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज अब कर लिया गया है। बताया गया कि जहां पर पुलिस पहुंची वहां पर काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त कर लिया गया है और जिसे अब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। असल में गुरुग्राम पुलिस के उस वक्त होश उड़ गए जब पुलिस को देर रात मशहूर नाइट क्लब में रेव पार्टी चलने की सूचना मिली। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों चली रेड के बाद पुलिस ने नाइट क्लब में मौजूद 288 लोगों के ब्लड सैंपल लिए। प्रावधान के अनुसार उनका जो अपराध होगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। रेड के दौरान पुलिस ने मौके से चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों को बरामद किया और क्लब में मौजूद 228 लोगों समेत 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वहीं क्लब के 3 मालिक और 3 मैनेजरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ईरान में आधी रात को बड़े धमाके हुए हैं। खबर के मुताबिक ईरान में 2 जगहों पर ड्रोन से बड़े धमाके हुए। ईरान के इस्फहान शहर में ये विस्फोट वहां के गोला बारूद सेंटर की फैक्ट्री में हुआ है। ईरान में धमाके के बीच तेहरान में सैन्य विमान भी मंडराने लगे और ड्रोन हमले को विफल कर दिया गया। इस हमले में किसी की जान हालांकि नहीं गई है। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ईरान के इस्फहान से तस्वीर सामने आई। आधी रात को बताया जा रहा है कि गोला बारूद फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। ईरान और इजराइल में युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आधी रात की ये तस्वीर है जहां पर बड़े हमले हुए। गोला बारूद एक फैक्ट्री जहां पर बड़ा ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट से ईरान अब थर्रा चुका है और इसी के लिए माना जा रहा है कि जो युद्ध की आशंका है वो बढ़ गई है। हालांकि जानकारी ये भी है कि गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जब ये धमाका हुआ इस बीच तेहरान में सैन्य विमान जो थे वो भी मंडराने लगे और ड्रोन हमले को यहां से विफल कर दिया गया। तो ईरान के इस्फहान शहर की जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं आप देख रहे हैं। आधी रात को ड्रोन से हमला किया गया। एक गोला बारूद सेंटर बताया जा रहा है, उसकी ये फैक्ट्री थी जिसमें ये जो ब्लास्ट है वो किया गया। अच्छा, इसकी लपटें जो हैं वो दूर से ही तस्वीरों के जरिए समझी और देखी जा सकती है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईरान में कैसे ब्लास्ट हुआ, दूसरी तस्वीर में आप देखिए गोला बारूद सेंटर पर ये हमला किया गया। ये वो जगह है जहां पर हमला किया गया और दूर से ही ये आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। तेल डिपो में कैसे आग लग गई उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए जो आधी रात को यहाँ पर हुआ है वो पूरी तस्वीर आप समझिए। पहले आप देखेंगे कैसे 1 सेकंड और फिर ये इतना बड़ा धमाका हुआ, देखते ही देखते पूरे तेल डिपो में कैसे आग लग जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि जान माल का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इस धमाके के बीच तेहरान में बताया गया कि सैन्य विमान जो थे वो मंडराने लगे और ड्रोन हमले को उसके बाद विफल कर दिया गया और इसीलिए अब जो युद्ध की आशंका है वो गहराने लगी है। उधर इजराइल की राजधानी यरूशलेम में एक बार फिर से गोलीबारी से दहशत फैल गई है। आरोप यह है कि 13 साल के लड़के ने कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लड़का लोगों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। उस लड़के ने पहले तो एक कार के पीछे छिपकर अपनी बंदूक को गोलियों से भरा और उसके बाद सड़क से गुजर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जैसे ही वहां गोलीबारी शुरू हुई लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और अपनी बंदूक से हमलावर के हाथ पर गोली मार दी, जिसके बाद वो लड़का घायल हो गया और उसे गिरफ्त में ले लिया गया। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही गोलीबारी करने वाले लड़के का भी इलाज चल रहा है। एक दिन पहले भी यरूशलेम में फायरिंग की घटना सामने आई थी जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी जबकि 10 लोग घायल हो गए थे।
इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मोटरसाइकिल बीच सड़क पर आग का गोला बनती हुई दिखी और जिसके बाद देखते ही देखते मोटरसाइकिल आग की लपटों से घिर गई और धू धू कर यहां पर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी यहां पर थम गई। मोटरसाइकिल के मालिक का दावा है कि सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को जैसे ही स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाई वैसे ही मोटरसाइकिल में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जल्द ही लोग दुनिया के सबसे बड़े चाकू का दीदार कर सकेंगे। जी हां, 20 फीट के इस चाकू को बनाने में कुल 45 लाख रुपए लगे हैं और जिसे ब्रास और बताया जा रहा है स्टील से तैयार किया गया है। यूपी के रामपुर में दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनकर तैयार हो गया है। ब्रास और स्टील से बनाए जा रहे इस चाकू की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि इस चाकू की लंबाई 20 फीट है और उसे बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा है और अब फरवरी के पहले हफ्ते में इसका उद्घाटन किया जाएगा। रामपुर के डीएम का कहना है कि इससे रामपुर की शोभा बढ़ेगी और लोग इसे देखने दूर दूर से आएंगे। टूरिज्म को बढ़ाने का एक प्रयास है। ये चाकू रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनवाया जा रहा है। जहां इसके बनने से रामपुर में पर्यटन बढ़ेगा तो वहीं बेरोजगार कारीगरों को रोजगार भी मिला है। चाकू बनाने वाले आर्टिस्ट का दावा है कि इस चाकू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो सकता है। चाकू बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही रामपुर के लोग इसका दीदार कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक रामपुर विकास प्राधिकरण ने रामपुर के सभी चौराहों के विकास करने का प्लान तैयार किया है जिसके तहत इस चाकू को बनवाया गया है। उधर स्पेन पुलिस ने लास पल्मस में एक जहाज से कोकीन की बहुत बड़ी खेप जब्त कर ली है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जहाज में कोकीन की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। पुलिस ने उस जहाज का पीछा किया। सामने आए वीडियो में पुलिस के कुछ जवान बोट से जहाज पर चढ़ते नजर आए और जैसे ही वो उसके अंदर पहुंचे उनके भी होश उड़ गए क्योंकि उन्हें कोकीन के कई बड़े पैकेट मिले। पुलिस इसके बाद जहाज को किनारे पर ले गई और सारी कोकीन जब्त कर ली जिसकी कीमत 114 मिलियन डॉलर बताई गई जो भारतीय रुपयों में करीब 929 करोड़ 27 लाख होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेखौफ लड़के फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर बंदूक लहराते हुए नजर आए और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के मुरादाबाद में स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के बंदूक लहराते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह 2 लड़के फिल्मी अंदाज में अपनी महंगी कार के सनरूफ से बाहर आए और बेखौफ होकर बंदूक लहराई। लड़कों ने सिर्फ बंदूक ही नहीं लहराई बल्कि गाड़ी का हूटर भी बजाया और काफी देर तक बीच सड़क पर अपना वीडियो बनवाते रहे जिसके बाद दोनों लड़कों ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भी मुरादाबाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बताया गया कि ये वीडियो थाना मझोला इलाके का है। इधर उत्तराखंड के रामनगर से लड़कों की चोरी करने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 3 लड़के बहुत शातिर तरीके से पहले एक दुकान में घुसे और फिर सामान चुराकर चुपचाप वहां से फरार हो गए जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में दिखाई दे रहा था कि 3 लड़के एक मोबाइल की दुकान में घुसे। इस बीच एक लड़के ने दुकानदार से सामान मांगा तभी वहां दूसरा लड़का साथ में खड़ा हुआ दिखा लेकिन तीसरा लड़का पीछे की तरफ चुपचाप खड़ा हुआ नजर आया। दुकानदार एक के बाद एक लड़के को सामान दिखाता रहा और इसी बीच पीछे खड़ा लड़का दुकान में रखे बैग को लेकर चुपचाप निकल गया। उसे बाहर जाते देख दूसरा लड़का भी निकल गया। इस बीच तीसरा लड़का दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को घूरता दिखा। आरोप है कि तीनों लड़के दुकान के अंदर चोरी की प्लानिंग करके आए थे और दुकान में खरीद कर रखी गई नई जैकेट को चुराकर फरार हो गए। उधर इजराइल में नई सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। नेतन्याहू सरकार के न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के प्लान के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हजारों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। तेल अवीव शहर में प्रदर्शनकारियों का ही सड़कों पर कब्जा दिखाई दिया जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही सड़क पर उतर आया हो। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के प्लान से नाराज लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की। रात के अंधेरे में अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने हाथों में बैनर के साथ इजराइल के झंडे लहराए। लोगों का आरोप है कि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डालेगा। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा में एक गांव में अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई और जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। महोबा में कबरई विकासखंड के पहरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों को गांव में अजगर के आने की जानकारी मिली जिसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर अजगर का रेस्क्यू किया। असल में झाड़ियों में बैठे अजगर को वन विभाग की टीम ने पहले बाहर निकाला
और उसे अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा, जिसके बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली। वहीं उत्तराखंड के औली की बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने के शौकीन सैलानियों को बाकायदा इसका कोर्स करवाया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और निजी स्कीइंग संचालकों की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है। इस दौरान कई पर्यटक स्कीइंग की प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के औली से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ बर्फबारी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, तो जो संख्या है पर्यटकों की वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अब कैसे सैलानियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने के लिए सैकड़ों पर्यटक इस वक्त औली पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जिसकी स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें इस वक्त दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और निजी स्कीइंग संचालकों की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है। वहीं रोमानिया में भयंकर बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो कई रास्ते यहां पर बंद हो चुके हैं। कुछ इलाकों में मौसम बहुत खराब बना हुआ है। बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। हाईवे पर इतनी बर्फ गिरी थी कि वहां चलने वाली गाड़ियां उसमें समा गई। हाईवे पर जो गाड़ी जहां थी वहीं ठहर गई। सबके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई। कई गाड़ियां तो आधी बर्फ से ढक गई थी। सिर्फ रोमानिया में ही नहीं, बल्गेरिया और मोल्डोवा में भी भयानक बर्फबारी हुई है। इन जगहों पर पारा शून्य से नीचे है। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने पुलिस बैरिकेडिंग के साथ रील बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। युवक चलती गाड़ी के आगे लगे बैरिकेड्स को हटाकर रील बना रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़का चलती गाड़ी के आगे लगे बैरिकेडिंग को हटाकर वीडियो बना रहा था। सड़क के बीच में लगे बैरिकेडिंग को पहले आगे की तरफ खींचा और फिर पीछे की तरफ ले गया और फिर मस्ती भरे अंदाज में डांस करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल होते ही गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर के आवश्यक विरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। असल में पिछले साल और इस साल के बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें लड़के लड़कियां वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नियम तोड़ते दिखे, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। और इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। देर रात हुई गोलीबारी से वहां लोग खौफ में आ चुके हैं, क्योंकि एक हफ्ते में ऐसा चौथी बार है जब वहां गोलीबारी की घटना सामने आई हो। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फायरिंग में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले तो एक कार में बैठे 3 लोगों को गोलियों से भूना और बाद में एक घर के बाहर खड़े 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। कैलिफोर्निया में एक हफ्ते में ऐसी चौथी घटना सामने आई है, इसलिए वहाँ लोग खौफ में जीने को मजबूर हो गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक से ही आग लग गई और देखते ही देखते बीच बाजार खड़ी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जलती हुई मोटरसाइकिल पर बालू डालकर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थी। दावा है कि बाजार में एक आदमी सामान लेने गया था, जिसने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था और अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में एक पालतू कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरीके से काट दिया और जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गई। बच्ची का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घायल बच्ची के पिता ने पाटन थाना क्षेत्र में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। इधर बिहार के गोपालगंज में एक छात्र की हत्या के बाद जमकर बवाल करता हुआ दिखा। 2 गुट यहां पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। अंकित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप इलाके के रहने वाले 7 लोगों पर लगा था, जिसके बाद अंकित का शव रखकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और विरोध करने लगा और फिर देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले भी भागते नजर आए। लोगों को पथराव करने से रोकने के लिए पुलिस टीम मशक्कत करती दिखी। इसी बीच फायरिंग भी होने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ सड़क पर खड़े होकर पुलिस पर पथराव करती दिखी। कोई छत से पत्थर फेंक रहा था तो कोई गली में छिपकर पथराव कर रहा था। ऐसे में हालात पर काबू के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में पुलिस वालों के साथ कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस माहौल खराब करने वाले और अंकित की हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में 6 लेन सड़क और टनल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें जोरदार ब्लास्ट के जरिए चट्टान को हटा दिया गया। ये नवी मुंबई के ठाणे तक बन रहा एलिवेटेड रोड है, जिसके बन जाने से जाम का जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस रोड पर एक टनल बनाया जा रहा है, जिसके लिए एक जोरदार ब्लास्ट किया गया। वीडियो में एक बड़ा सा पहाड़ नजर आया, एक ब्लास्ट होता है और फिर चट्टान के साथ साथ मिट्टी भी दरकने लगती है। चंद सेकंड के अंदर ही चट्टान में एक बड़ा सा सुराख हो जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारी ब्लास्ट वाली जगह पहुंच गए। बताया गया कि नवी मुंबई से ठाणे जाने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के पूरा बन जाने और टनल के निर्माण से नवी मुंबई से ठाणे तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM